नमस्कार। ओम कृपा किसान बागवान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरबोर्न फंगस के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक खेती में जो एयरबोर्न फंगस है उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यह वीडियो स्पेशली जो एप्पल ऑर्चर्ड का काम करते हैं, जो सेब का बागवानी करते हैं, उनके लिए स्पेशली यह वीडियो बन रही है, क्योंकि इस बारी जो वर्ष 2025 है वो फंगस को लेकर के काफ़ी चिंतनीय रहा है, क्योंकि इस बारी वर्षा ज़्यादा मात्रा में आई और ज़्यादा टाइम ऐसा रहा जो पत्तों में नमी बरकरार बनी रही। इसमें काफ़ी सारे पत्ते ऑलरेडी बागवानों के गिर चुके हैं। लगभग 20% बागवान ही ऐसे हैं जिनके पत्ते अभी भी, जिनके ऑर्चर्ड में अभी भी पत्ते दिखते हैं। मैक्सिमम फार्मर ऐसे हैं जिनके ऑर्चर्ड से पत्ते गिर चुके हैं, और जिन बागवानों के पास अभी भी ऑर्चर्ड में पत्ते हैं वो उनका सीना गर्भ से थोड़ा चौड़ा हो रखा है, क्योंकि उन्होंने टाइम टाइम पर फंजीसाइड की स्प्रे करके, काफ़ी ताकतवर फंजीसाइड का स्प्रे करके फंगस को मारा है और पत्तों को बचाया है। दोस्तों, यदि वो इस भ्रांति में है कि हमने इस बारी फंगस पर विजय पा ली है, तो वो इस भ्रम में ना रहे कि आने वाले टाइम में वो दोबारा से इसको इस तरह से क्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो फंगस है वो अपने अंदर रेजिस्टेंस पावर बिल्ड करती है। नेक्स्ट ईयर अब ये यदि इस तरह की सिचुएशन बनी तो यह दोबारा से रेजिस्टेंस पावर बिल्ड कर करके दोबारा से यह आपके ऑर्चर्ड में आ सकती है। और अब जो जिन दवाइयों ने, जिन फंजीसाइड ने इस बारी काम किया था, वह दोबारा हो सकता है इस पर 100% काम ना करे, क्योंकि हमने आज तक भी देखा है कार्बेंडाजिम का स्प्रे करते थे तो उससे भी फंगस कंट्रोल हो जाती थी। अब उसके प्रति इस फंगस ने रेजिस्टेंस पावर बिल्ड कर दी है, इससे अब फंगस नहीं मरती है। तो ये और जो केमिकल फार्मिंग करते हैं उनके लिए यह काफ़ी चिंतनीय है कि वो इस भ्रांति में ना रहे कि आने वाले टाइम में वो दोबारा से इस पर क्योर करते हैं। इससे फंगस इस बारी हो सकता उन्होंने क्योर कर ली हो, लेकिन आने वाले टाइम में यह दोबारा से अच्छे रेजिस्टेंस पावर के साथ आएंगी। अब यह इस फंजीसाइड से नहीं मरने वाली। तो इसके लिए यदि हमें कोई आसान रास्ता अपनाना है इसको क्योर करने के लिए, तो हम इसके पहले इसकी जीवनचर्या को समझेंगे तो हम इसको अच्छे से क्योर कर सकते हैं। इस बारी वर्ष 2025 में जो सबसे पहले फंगस की चपेट में ऑर्चर्ड आए वो आए डिलीशियस। जी हाँ, डिलीशियस के जितने भी स्टेन थे उन ऑर्चर्ड पर सबसे पहले फंगस का अटैक आया। उसके दूसरे नंबर पर आया जो गाला के स्टेन थे उन पर फंगस का अटैक रहा, और जो तीसरे नंबर पर है वो है ग्रेनी स्मिथ। जी हाँ, ग्रेनी स्मिथ पर जो फंगस का अटैक है वो बिल्कुल ना की मात्रा में या बहुत कम है। वैसे हम मानते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेनी स्मिथ का ही पौधा है, इस पर फंगस का अटैक बिल्कुल नहीं आया, जबकि हमने सेम तरह की प्रैक्टिसेस सभी पूरे के पूरे ऑर्चर्ड में अपना रखी थी। दोस्तों, हम नेचुरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं और इसी पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। अनुभव के तौर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बारी यह पहले नंबर पर डिलीशियस पर अटैक रहा जो हमारे लिए अनकंट्रोल्ड हो गया था, और सेकंड नंबर पर गाला पर रहा, और तीसरे नंबर पर ग्रेनी स्मिथ पर। ऐसा क्यों हुआ इसको आप ध्यान में रखें। देखिए दोस्तों, जो सेब का पौधा है वो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, इसको आयात किया है। इसका जो
पहला पौधा था वो कजाकिस्तान में उत्पादित हुआ, अलमाटी नामक शहर से यह आया है। तो इसकी जो स्पेशल इसको अपने जीवन चक्र पूरा करने के लिए वो है जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है क्लाइमेट। जी हाँ, जो जब सर्दी में इसको चिलिंग हॉवर चाहिए होते हैं। हर एक वैराइटीज़ के अलग अलग पैरामीटर है चिलिंग हॉवर को लेकर के। जो डिलीशियस है, डिलीशियस को लगभग 1600 घंटे ठंडे चाहिए होते हैं। जो ये चिलिंग आवर है यह कैलकुलेट होता है 0 डिग्री से 7 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है वह चिलिंग आवर में कैलकुलेट होता है हर एक वैरायटी में। तो डिलीशियस को सबसे ज़्यादा चिलिंग आवर की नीड रहती है, जो कि पूरा ना होने पर यह कमज़ोर हो जाता है, और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उस पर कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी इंसेक्ट जल्दी से अटैक करता है। यही कारण रहा जो 2025 में इस बारी डिलीशियस पर फंगस का अटैक सबसे पहले आया। दूसरे नंबर पर हम गाला की बात करें, गाला का जो प्लांट है उसको जो चिलिंग हावर की रिक्वायरमेंट रहती है वो है लगभग 600 से 800 घंटे तक। तो जहाँ यह इतने चिलिंग आवर्स पूरे हो गए थे वहाँ गाला ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। वहाँ पर फंगस का अटैक इस पर कम रहा है। और यदि बात की जाए ग्रेनी स्मिथ की, तो जो यह पौधा है इसकी जो चिलिंग आवर की रिक्वायरमेंट है वो है लगभग 400 घंटे ही। तो यही कारण है कि अभी भी यह इसमें बहुत अच्छे लीव्स है। बिल्कुल ये जो मेरे पीछे की आप रो देख रहे हैं यह ग्रेनी स्मिथ के ही है, और इस पर फंगस का अटैक बिल्कुल नहीं रहा। तो हमें कहीं ना कहीं यह सोचना है कि जो चिलिंग हॉवर है वो हमारे बस में नहीं है। इसकी जो ठंडे घंटों की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। हमें अब थोड़ा चेंज लाना होगा, थोड़ा अपडेट होना होगा। यह क्या कि हम जो वेदर कंडीशन है, जो टेम्परेचर को हम हाई और लो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें ऐसी वैरायटी को अडॉप्ट करना होगा जिनकी चिलिंग आवर की रिक्वायरमेंट कम रहती है। यह आपके इलाके, आपके एरिए और आपकी हाइट के हिसाब से डिपेंड करता है कि यदि आपके पास 1000 घंटा चिलिंग और सर्दी में रिसीव हो रहा है तो आप वहाँ उस तरह की वैरायटी अडॉप्ट कीजिएगा। यदि आपके यहाँ 1600 घंटे रिसीव हो रहे हैं तो आप वहाँ पर डिलीशियस को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही बात आगे जब बरसातें होती है उस वक्त जब फंगस का विस्फोट होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यह फैलती है, वहाँ भी यही टेम्परेचर और नमी यही मेन कारण है कि जिसकी वजह से यह अपना जनरेशन फास्ट बढ़ाती है, ज़्यादा मात्रा में अपने जनरेशन को बूस्ट करती है। तो इसमें भी टेम्परेचर का रोल मेन है। यहाँ पर हम टेम्परेचर को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि जो कैनोपी है उसका मैनेजमेंट कुछ ऐसा करे जिसमें कि हवा अच्छे से आर पार हो सके, ताकि टाइम टाइम पर जैसे बारिश का स्पेल थोड़ा रुकता है उसी दरमियान कैनोपी सूख जाए और जो यह जनरेशन है अपनी वो ना बढ़ा सके। क्योंकि इसको एक जनरेशन बढ़ाने के लिए लगातार 9 घंटे तक की नमी चाहिए होती है, तब जाकर के यह एक जनरेशन निकाल पाती है। और यह फंगस एक ही इसका कुनीरिया एक जनरेशन में लगभग 1000 अंडे पैदा कर सकता है। इस तरह से यह काफ़ी स्पीडली अपनी जनरेशन बढ़ाती है और पूरे के पूरे ऑर्चर्ड के पत्तों को अपनी चपेट में ला करके धाराशायी कर सकती है। तो इसका जीवन चक्र ऐसा था। वैरायटी को लेकर के आप सतर्क रहे, ऐसी वैरायटीज़ आप लगाए
जिसके चिलिंग आवर पूरे हो सके, तभी आपको यह ऑर्चर्ड लाभप्रद रहेगा, ताकि आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट में थोड़ी गिरावट आए और आपको इससे अर्निंग थोड़ी मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि आप इसको ऑर्चर्ड को अच्छे से समझे, इसको क्या कहाँ ऐसी चूक हो रही है जो इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। बाकी सारी चीज़ें यदि आपने अच्छी कर ली, आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, आपकी सॉइल भी अच्छी हो गई है, लेकिन यही चूक है कि इसकी जो चिलिंग आवर है वो अच्छे पूरी मात्रा में रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी इम्यूनिटी गिरती है और अब यह कमज़ोर हो जाता है और इस पर फंगस का अटैक जल्दी हो जाता है। अब इस पर किसी भी इंसेक्ट का अटैक जल्दी हो सकता है। इसकी इम्यूनिटी बराबर बनी रहे, जो यह नेचुरल इशू है चिलिंग आवर को लेकर के, इसका हमारे पास कोई भी तोड़ नहीं है। इसलिए हम ऐसी वैरायटी को अडॉप्ट करें जिसकी चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट कम है, आपके एरिया के हिसाब से है, इस हिसाब से आपको नए ऑर्चर्ड का चयन करना है। तो मैं मानता हूँ कि मैं अपना संदेश आप तक अच्छे से पहुँचा पाया हूँ, तो आप इसको ज़रूर अमल में लाएंगे, इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य बागवानों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिएगा। तो लेता हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।